हेलो। और बच्चों कैसे हो आप लोग? सब अच्छे? चलो, तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, चैप्टर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये मेनली दो टॉपिक इंक्लूड करता है, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन का। तो पहले चलते हैं परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशन की स्टार्टिंग होती है, जो मेन हम लोग पढ़ेंगे वो होता है फैक्टोरियल से। मीन्स फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल जिस डिजिट का पूछा जाता है उससे नीचे सारे उससे मल्टीप्लाई होते हैं, ये होता है फैक्टोरियल। जैसे मान लो अगर हम कहें, एग्जांपल लेते हैं 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? मतलब 5 4 3 2 1। और ध्यान रखना, फैक्टोरियल हमेशा उस डिजिट से स्टार्ट होकर लास्ट तक 1 तक ही जाता है। समझ में आया क्या? कि फैक्टोरियल जहां से स्टार्ट होता है, जिससे पूछा जाता है, वहां से लेके कहां तक? 1 तक। ये उसका एंडिंग पॉइंट है। 0 ना लेना, वरना पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आया? और एक चीज, पहली चीज, अब 0 आया है तो उसको भी बात कर लेते हैं। मीन 0 फैक्टोरियल क्या हुआ? 1। ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, पर 0 का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल फाइंड करने में नहीं करेंगे, सिर्फ 1 तक। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग 2 रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एक अलग टॉपिक है, परम्यूटेशन अलग टॉपिक है। परम्यूटेशन में 2 आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन, परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। तो ये तीनों टॉपिक क्लियर करते ही हमारी 2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आएगा कॉम्बिनेशन चैप्टर, कॉम्बिनेशन टॉपिक आएगा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपना टॉपिक परम्यूटेशंस। तो व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज एन अरेंजिंग और ग्रुपिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। मतलब किन्हीं भी चीजों को अरेंज करना और साथ में लेकर चलना, उनको बोलते हैं परम्यूटेशन। अगर आपसे कहेंगे कि मान लो कुछ चीजें हैं, लूडो है, या फिर कुछ बॉल्स हैं कलर्स की, या फिर मान लो कुछ पेपर्स हैं, इनको अरेंज करो। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इज कॉल्ड परम्यूटेशन। एंड हाउ टू फाइंड? Then we can learn in formula. So what is? It should be noted that A comma B and B comma A are 2 different arrangements. और अरेंजमेंट के लिए कम से कम मिनिमम 2 लोग तो चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 2 चाहिए, ये ध्यान रखना। जब मिनिमम 2 चीजें होंगी तभी पता चलेगा ये अरेंजमेंट है क्या। तो नाउ अब हम लोग चलते हैं हमारा मेन रूल। तो मेन रूल ये कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, कि अगर कोई m चीजें डिफरेंट वेज में है, ठीक, कुछ n चीजें डिफरेंट वेज में है, और साथ में आता है एंड, कि इन दोनों को बताओ, तो वो आपस में होंगी मल्टीप्लाई। जैसे कि मान लो कोई ये चीज है, इसका अरेंजमेंट अलग है 5 का और इसका अरेंजमेंट है अलग है 3 का। वो कह रहा है एंड दोनों को बताइए, फाइंड देम टुगेदर, या फाइंड देम एंड, वर्ड एंड आएगा तब उसको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। और जबकि अगर और आएगा तो होगा एडिशन। ये 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये और हिंदी का नहीं है, ये और इंग्लिश का है। या तो ये या तो वो, तो इसमें क्या आएगा? और, जिसमें होगा एडिशन। ठीक, तो हमारे 2 मेन टॉपिक तैयार हो गए। क्या? कि अगर कोई 2 चीजों को एंड के साथ पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और कभी 2 चीजों को और से पूछा जाएगा या से, तो हम उनको कर देंगे एंड। नेक्स्ट, अब व्हाट इज फैक्टोरियल? सबसे पहले फैक्टोरियल 2 तरीके से रिप्रेजेंट होता है, या तो एन फैक्टोरियल, ये होगा उसका सिंबल, और या तो चेयर पे बैठा n हो गया n फैक्टोरियल। ठीक, अब फैक्टोरियल फाइंड करने का एक तो फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल टिल 1, 0 नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो अगर हम इसको कह दें इजी वे में, तो ये क्या लिखा है? 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, यही तो लिखा है। बस इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके क्या लिखा है? n माइनस 1 n माइनस 2 टिल 1। ओके, तो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इजी एग्जाम्पल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या हुआ? 5 4 3 2 1, बस आपस में मल्टीप्लाई।
नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1. नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1. ओके, now we are going to next example. एग्जाम्पल नंबर 2. एक नया फैक्टोरियल जहां पर एंड होता है वहां से उसका नेक्स्ट फैक्टोरियल स्टार्ट हो जाता है. जैसे कि अगर हम कहें 9 फैक्टोरियल, अगर 9 को हम 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये भी सही है. 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये भी सही है. और 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये भी सही है. तो हमें क्या पता चला कि जिस डिजिट का फैक्टोरियल पूछा गया है, अगर वो डिजिट के अलावा भी हम थोड़े गैप के बाद मतलब प्रॉपर एक कंसेक्यूटिव वे में चलेंगे तो उसके बाद का भी फैक्टर आता है. ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 पे. वो कहता है 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल एंड x अपॉन 11 फैक्टोरियल. देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है. क्वेश्चन ऐसे कह रहा है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल. अभी जो हम लोगों ने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी उसी से होगा कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल भी तो उसको लिखा जा सकता है. इसके अलावा x अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल. अब 9 फैक्टोरियल दोनों तरफ से LHS RHS से हम कॉमन ले लेंगे. 1/9 फैक्टोरियल तो बचा क्या, x मतलब 1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू x अपॉन 11 इंटू 10. तो अब इसमें भी 1/9 फैक्टोरियल कॉमन है, ये आपस में कट गया तो बचा क्या 11/10 इज इक्वल टू x अपॉन 11 इंटू 10. सिंपली 10 से 10 कर x की वैल्यू 121. तो हमने यहाँ क्या सीखा कि अगर कोई फैक्टोरियल पूछा जाता है तो उससे कम करके भी वो फैक्टोरियल ही बनाता है. ठीक ना, नेक्स्ट परमुटेशन. अब हम लोग प्रॉपर परमुटेशन पे आ गए. परमुटेशन होता क्या है ये सीख रहे हैं. पहली चीज परमुटेशन लिखने के तरीके. लिखा है द नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन r ऑब्जेक्ट्स आर चूजन आउट ऑफ n डिफरेंट वेज डिनोटेड बाय NPR. डिफरेंट वेज में NPR डिनोट किया जाता है. NPR और PNR. हमेशा n आगे होगा r पीछे होगा. n है नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब कितने टोटल दिए गए हैं. टोटल ऑफ वेज, टोटल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑफ बॉल्स, टोटल ऑफ बीट्स, टोटल ऑफ स्टेन्स. और कितने सिलेक्ट करने हैं वो बताएगा r. आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स. अगर वो पूछे गए NPR में नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए तो r की वैल्यू ही हमारी फैक्टर्स होती है. ये ध्यान रखना. जैसे कि मान लो 12 स्टूडेंट है और 10 चूज करने हैं तो क्या वैल्यू आई, ने 2 चूज करने हैं तो हमारी वैल्यू क्या आई 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8. क्या वैल्यू आई 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 फैक्टोरियल. अब एक नई चीज पढ़ते हैं. पहली बात NPR का फॉर्मूला क्या है. NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये हमारा फॉर्मूला है NPR का, जिसमें n है नंबर ऑफ थिंग्स, r इज द नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन बी चूजन. ओके फाइन. नाउ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. अब इसको इजी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो. इजिली ये कहते हैं कि अगर मान लो 12p2 लिखा है तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 फैक्टोरियल तो क्या है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल. यही तो आया. अब एक प्रॉपर्टी हमने अभी ऊपर पढ़ी है, क्या कैसे सॉल्व करेंगे 12 इंटू 10 इंटू 11 मतलब 11 इंटू 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल. ये भी फैक्टोरियल कट हो गया तो क्या बचा 12 इंटू 11 132. समझ में आया. अब हमने इससे ये चीज सीखी. पहली चीज
फैक्टोरियल का फॉर्मूला NPR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्या मैम हर जगह हम यही फॉर्मूला लगाएं? नहीं, आप क्या करें, शॉर्टकट। पहली चीज, जो r की वैल्यू हो वही नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अब देखो कैसे, अगर वो पूछे 12p2 तो जितनी बार ये 2 लिखा है उतने ही फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं। तो उसके कितने फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं? 12 इंटू 11, बस। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5p3 मतलब 5 के फैक्टर 3 ले लो, बस चेक कर लो, फॉर्मूला चेक करा दो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा। समझ में आया? हाँ, तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे? पहली चीज NPR का फॉर्मूला सीखा। दूसरी चीज कि R जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, मतलब N और R में अगर कहेगा तो N की वैल्यू R तक ले जानी है, बस। R जितने हैं उतनी ही वैल्यू, बस। अब देखो नेक्स्ट, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। एक नई चीज और, अगर कई जगह हो सकता है n इज इक्वल्स टू R हो, मतलब n इज इक्वल्स टू R जब होगा तो NPN या RPR। तो जब दोनों वैल्यू सेम होगी n की और r की, तब उस टाइम उसकी वैल्यू होगी n फैक्टोरियल, मतलब जितना होगा वही फैक्टोरियल। जैसे कि 2p2 2 फैक्टोरियल, 3p3 3 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? हाँ, कि अगर n और r की वैल्यू सेम होगी तो फैक्टोरियल भी वही होगा। अब हम चलते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स की तरफ। देखिए, पहला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले 5p3 क्या बताया था? 5 इंटू कितने बार? 3 फैक्टर लेने, 4 इंटू 3, 5 4 20, 23 60। नेक्स्ट 10 इंटू 9, कितने लेने थे फैक्टर? 2 ले लिए, 90 आया। नेक्स्ट 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कितने फैक्टर हो गए? 5। आंसर क्या आ गया? ये। समझ में आया? हमारी एक प्रॉपर्टी जो हमने लर्न करी थी वो यहाँ पे प्रूफ हो गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन। पहली चीज, नंबर ऑफ कितने वर्ड का लेटर बनाना है। पहली बात 3 लेटर वर्ड, तो हम 3 ऐसे ब्रैकेट कीजिए। दूसरी चीज, स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब पहले वर्ड, अगर 3 लेटर का वर्ड है तो पहले बॉक्स में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? हमारे पास टोटल चॉइसेस है 6। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 6 वर्ड है तो यहाँ पे 6 में से कोई भी वर्ड आ सकता है, ये हमारी चॉइस है। अब नाउ अगर हम कहें नेक्स्ट बॉक्स में क्या करेंगे, तो जब 6 में से कोई एक वर्ड तो यूज करेगा, तो बचे कितने वर्ड्स? बचे हमारे पास 5 वर्ड्स। तो हमारे नेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हुई? 5। अब 2 वर्ड तो यूज हो गए, 6 में से 2 वर्ड यूज हो गए, रिपीट कर नहीं सकते, तो कितने वर्ड बचे? 4। तो हमारे नेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास चॉइसेस हुई 4, और जब एंड से जुड़ी है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आए 120, मतलब 120 लेटर्स बन जाएंगे, 3 लेटर्स, 3 लेटर वर्ड्स बन जाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो कि है हेक्सागन। हेक्सागन में कितने हैं? 7 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड बनाने हैं? 3। तो पहले के लिए हमारे पास तो 7 चॉइसेस, जब एक यूज हो गया दूसरे के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस, जब 2 यूज हो गया दूसरे बचे 5, तो टोटल हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 हो गया। ठीक, आंसर 210। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, in how many ways different ways can 5 person stand in a line for a group photograph। कोई भी 5 पर्सन है, कैसे भी खड़े हो सकते हैं, कोई इधर खड़ा होगा उधर खड़ा होगा, इधर से इधर घूम के आ गया, नहीं हम अपने उसके पास खड़े होंगे तो ये ऐसे करके ऐसे आ गया, तो किसी भी तरीके से आता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज 5 लोगों के लिए क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। किसी भी तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं कि करके उधर से सके इधर आ रहा है, तो टोटल मिला के 5 फैक्टोरियल हो गए, जो कि होता है 120। ठीक, नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस कभी भी रिपीट नहीं होते। ऐसा नहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक ही आदमी लेके, ऐसा नहीं होता कभी भी।
तो कितने प्राइस है? 3 है। कितने लोग हैं? 13। तो पहले प्राइस के लिए कितनी चॉइसेस है? 13, दूसरे के लिए 12 और तीसरे के लिए 11। समझ में हुआ? क्योंकि एक प्राइस जिसको मिल गया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड, मतलब 3 स्टूडेंट है। 4 सीए अकाउंटेंट एज्यूमिंग दैट, हाँ ठीक। तो पहले के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 4 है, दूसरे के लिए 3 हुई, तीसरे के लिए 1। मतलब 3 स्टूडेंट है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो एक ही स्टूडेंट सारे सेलिब्रेशन नहीं कर लेगा, इसलिए हमारे पास चॉइस कम होती जाएगी। इसका मतलब ये बता रहा है कि हम रिपीट नहीं कर सकते। कैन टेक एटमोस्ट 1 स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब एक ही ले सकते। अब एक जॉब 2 लोग तो कर नहीं सकते, तभी तो होता है एटमोस्ट 1, मतलब एक ही। ठीक। नेक्स्ट, if 6 times the number permutations of n things taken 3 at a time, number of n permutation मतलब n फैक्टोरियल 6 टाइम्स है और 3 at a time मतलब r की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, और जो इक्वल टू 7 टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन हुआ 3 टाइम, मतलब जब 1 माइनस 3 तो n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको आपस में आराम से सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारा एक नया क्वेश्चन आया है जो कि है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7। देखो ये एक नया क्वेश्चन। पहले हम देखते हैं डिजिट बनती कैसे है। पहली चीज, मान लो, चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग पहले एक्सरसाइज से। ये रहा हमारा एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज से ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान रखिएगा। लिखा है द नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। 4 डिजिट नंबर टू बी फाउंड आउट ऑफ द फिगर 0 1 2 3 4, द नंबर ऑफ सच नंबर इज 5। ठीक। पहली चीज, जब 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहली डिजिट पे 0 तो ले ही नहीं सकते। अगर 0 ले लेंगे तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं आया। मान लो 1 2 3 हो गया, पर वो तो ये 0 की वजह से 3 डिजिट का गया ना, तो 0 का तो कोई काउंट नहीं कर रहा। इसलिए हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हमारी पहली डिजिट पे 0 तो नहीं आएगा। और हमारे पास डिजिट कितनी है? 0 1 2 3 4। किसी का फोन बज रहा है। और किसी को साइलेंट करके दो, रिकॉर्डिंग आ जाता है ना। तो पहली डिजिट पे हमारा 0 नहीं आ सकता। तो हमारी कितनी चॉइसेस होगी? टोटल डिजिट 5 है, तो 5 में 0 ले नहीं सकते, तो पहली डिजिट के लिए हमारे पास टोटल 4 चॉइसेस। और जब एक डिजिट यूज हो गई तो कितनी चॉइस बची? 4 ही बची। अब तो 0 कहीं भी आ सकता है, इसलिए नेक्स्ट के लिए हमारी कितनी चॉइस हुई? 4 हुई। अब 2 डिजिट यूज हो गई 5 में, तो कितनी बची? 3 बची। 3 के बाद अब 3 यूज हो गई तो कितनी बची? 2 बची। तो हमारी टोटल चॉइस कितनी है? ये आंसर कर लो। 4 4 16, 3 2 6, 16 6 96। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब इसका एक अच्छा क्वेश्चन ऊपर आ 20 कह रहा है एक डिजिट बनानी है जो कि 5000 से बड़ी हो। तो इतना ध्यान रखो, यहाँ 5 से 6 7 ऐसी तो डिजिट आएगी, पर 5 से छोटी नहीं आ सकती अगर 5000 से ज्यादा बनानी है, इसलिए। और हमारे पास डिजिट कितनी दी गई? 3 4 5 6 7। इसका मतलब 3 डिजिट है जो यहाँ पे आ सकती। तो हमारे पास यहाँ कितनी चॉइस हुई? 3। अब 3 के बाद कोई एक ही डिजिट तो आई होगी, मान लो ये आ गई, खत्म हो गई। तो अब हमारे पास कितनी चॉइस बनेगी? कितना नंबर बनाना है हमको? 4 डिजिट का बनाना है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइस हुई? 4। और जब 2 डिजिट यूज हो गई तो कितनी बची? अब 3 बची। अब नेक्स्ट कितनी बची? 2 बची। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, 3 2 6 12 6 72। आंसर क्या आया? ए। अब देखो एक नया क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल में देखा था उसी का क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। पहली चीज 4 डिजिट है, क्या है? 2
4, 6, 8। तो नंबर ऑफ वेज फाइंड करने का तरीका उतना फैक्टोरियल। जब 0 होगा तब चीज अलग हो जाती है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 24 वेज। तो ये हमारा हुआ स्टेप 1। सेकंड ये हुआ यूनिक डिजिट। ठीक, एक डिजिट कितने बार आएगी ये कैसे फाइंड करें। पहली बात तो 4 डिजिट है। यूनिक डिजिट फाइंड करने के लिए 4 डिजिट है ही, तो अब टोटल कितनी आएगी 24/4। 6 आएंगी डिजिट, 6 टाइम्स ये डिजिट यूज होंगी। अब टोटल थर्ड स्टेप होगा सम ऑफ ऑल डिजिट, ऑल गिवन डिजिट। क्या हुआ 2 + 4 + 6 + 8, क्या हुआ 20। अब नाउ जब 20 सम है 6 टाइम्स आएगा तो क्या हुआ 20 इंटू 6। तो हमारा फोर्थ स्टेप हो गया कि टोटल सम इज इक्वल टू 20 इंटू 6, 120। अब वो कह रहा है सम ऑफ ऑल 4 डिजिट, मतलब जितनी भी 4 डिजिट बनेंगी उन सबका सम निकालो विदाउट रिपीटेशन। तो ये निकालने के लिए सिंपली जो आया हमारे पास ये, उसको उतनी बार ऐड कर दो, एक 0 बढ़ा के। और चाहे सिंपल इसका शॉर्टकट 120 उतने बार 1 का मल्टीप्लाई कर लो जितनी डिजिट है। दोनों का आंसर आएगा 13320। ऐड करके आप लोग देखो 13320, एक 3 और। ठीक, समझ में आया। पहला स्टेप नंबर ऑफ वेज जो कि होगा फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट यूनिक डिजिट फाइंड करने के लिए 4 डिजिट का नंबर बनाना है 24 इंटू 4 जो कि होगा 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम हर डिजिट आ रही है, रिपीट हो गई। नाउ सम ऑफ ऑल गिवन डिजिट, जितनी डिजिट दी गई है उनका सम कर लो। तो 2 + 4 + 6 + 8 क्या हुआ 20। ना टोटल सम निकालने के लिए 20 जो सम है वो कितने बार आ रहा है 6 बार, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई क्या हुआ 120। अब जितने बार सम निकालना है वो उतने बार उसके 1 का मल्टीप्लाई, जैसे 120 इंटू 1 क्योंकि 4 डिजिट है। तो हमारा सम इसमें आएगा या तो 120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर 1,20,000। उतने बार उसको ऐड कर लो या तो सिंपल 1 करके मल्टीप्लाई कर लो। अगर 3 डिजिट है तो 3 बार, अगर 2 डिजिट है तो 2 बार, अगर 1 डिजिट है तो 1 बार। इससे हमें सम ऑफ ऑल 4 डिजिट्स कंटेनिंग द डिजिट 2, 4, 6, 8, तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी। यहां पे हमारे 3 क्वेश्चन परफेक्ट हो गए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने उसी एग्जाम्पल पे। अब हम लोग चलते हैं अपने उसी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। डिजिट कौन सी है 1, 3, 5, 7। क्या था स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप था नंबर ऑफ वेज, तो 4 फैक्टोरियल कितना हुआ 24 वेज। नेक्स्ट कितने टाइम्स आएगा 24 अपॉन कितनी डिजिट है 4, क्या हुआ 6 वेज। थर्ड क्या हुआ टोटल सम ऑफ डिजिट, टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट क्या हुआ 1 + 3 + 5 + 7 16। अब टोटल सम, टोटल मतलब मल्टीप्लाई, टोटल इंटू टाइम्स इज इक्वल टू 16 इंटू 6, 16 6 जा 96। अब हमारा फिफ्थ स्टेप सिंपल, कितने डिजिट का नंबर है 4, तो बस 96, 960, 9600 और 96000 और चाहे 96 इंटू 1 दोनों से आंसर हमारा यही आएगा। चेक कर लो आप लोग कैलकुलेटर में। 96 इंटू 1111 और चाहे इसको सिंपली ऐड कर लो। चेक किया आया। ठीक, अब हम
लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। यहाँ पे हमारा जो परम्यूटेशन का सिंपल टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब आएगा तो वो आएगा सर्कुलर परम्यूटेशन, परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन। तो पहले चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो एक्सरसाइज 5 है, कुछ क्वेश्चन बीच में छूटेंगे इसमें, तो वो छोड़ देना क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन या परम्यूटेशन पढ़ेंगे तभी हम लोग ये कर पाएंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 4p3 is evaluated as norm simply n factorial upon n minus r factorial, या फिर बताया है जितने फैक्टर्स हो 4 3 2, क्योंकि 3 टाइम्स ही करोगे 4 का फैक्टोरियल कहाँ तक, 3 बार तक, बस आंसर क्या आया 24। नेक्स्ट 4 into 4 पढ़ा था n is equals to n फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करो। मल्टीप्लाई आपको कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। ये 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करा, क्या आ रहा आंसर 50 40। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान रखना ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है, चेयर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 0 फैक्टोरियल इज सिंबल इक्वल टू, 0 फैक्टोरियल को बताया था किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इन एनपीआर n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी दो लोग नेगेटिव नहीं होते। कोई बॉल सेलेक्ट करेंगे तो नेगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पे n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, समझ में आया। और n हमेशा r से या तो बड़ा या तो बराबर होगा, पर छोटा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं दो लोग घूमने गए आ रहे हैं 3, ऐसा नहीं होता। जब दो लोग घूमने तो 2 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, पर 3 नहीं आ सकते। तो हमें क्या पता चला कि n की वैल्यू या तो बड़ी होगी r से या तो n की वैल्यू बराबर होगी r के, पर n की वैल्यू नेवर इक्वल स्मॉलर देन r, ध्यान रखना, समझ में आया। और n हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट एनपीआर द रिस्ट्रिक्शन इज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ये ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी कि n की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। नेक्स्ट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल फॉर्मूला बता रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। व्हाट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, वही होते हैं जो r होता है। हम लोग क्या कर रहे थे 5p2, तो 2 मतलब कितने ही फैक्टर करने, कितने 5 और 4, 5 4 जो 20। तो हमारा जब एनपीआर होता है इसमें जब नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं तो r ही हमारे फैक्टर्स होते हैं, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एनपीआर कैन आल्सो रिटन एज, फॉर्मूला सिंपल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इन्होंने उसको चेयर में बैठा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दोनों का मतलब एक ही है, तो हमारा क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 np4, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखो करके देखो, ये ऑप्शंस भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हैं। पहले बेसिक देखते कैसे करा जाएगा। जब np4 लिखा है तो n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12, np2 मतलब n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको ओपन करोगे n अपॉन n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कट गया। तो बच्चा क्या है यहाँ पे, यहाँ बच्चा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 12 n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 गया, n से n गया, तो बच्चा n माइनस 2 और n माइनस 3 इक्वल टू 12।
इसके फैक्टर क्या बने 4 और 3, और चाहे सिंपली n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12, तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 6 क्या बना 3 2 जा 6, तो हमारे फैक्टर बने n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n या 6 इंटू 1 6 और प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो n माइनस 6 और प्लस 1 n माइनस 6, तो n की वैल्यू आ गई 6 और माइनस 1, और हमें अच्छे से पता है कि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इज एन पॉजिटिव इंटीजर, तो n की -1 तो वैल्यू कट गई, बचा 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका एक बेसिक तो हमने पढ़ लिया, अब इसका देखो ट्रिक में सीधे आप ऑप्शन भी रख सकते हो, जैसे देखो ऑप्शन कैसे रखेंगे, अगर हम मान लो नेगेटिव ले नहीं सकते, बच्चा 5 और 6, तो देखो पहले 6p4 हुआ इज इक्वल टू 12 इंटू 6p2, RHS इज इक्वल टू LHS करना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे 12 इंटू 6 इंटू 5 30 36 360 आया, यहाँ 6 5 जा 30 360, तो हमारा RHS इज इक्वल टू LHS हो गया। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। बेसिक बहुत बड़ा है तो ऑप्शन इज अ बेस्ट, ऑप्शन से आप डायरेक्ट करिए, जैसे हम लोगों ने आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑप्शन पुट करें, तो वो सबसे इजी वे भी होता है, जल्दी भी करना है। हमको खाली ये क्वेश्चन दिखाना नहीं है हमको कैसे करना है, बस हमको करके दिखाना है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है NPR NP2 3 और 1 सिंपल वैल्यू पुट करके देखते हैं। 7p3 7 4 5, पहले 5 की वैल्यू पुट करते हैं, 5p3 इज इक्वल टू 5p2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 आया 3 के हिसाब से, और नीचे 5 इंटू 4 कट गया, तो क्या बचा 3 और 1, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? 5p3 में क्या होगा, 5 के फैक्टर कहाँ तक करने 3 करने, बस 5 4 3, नेक्स्ट 5p2 में कहाँ तक करने 2 तक करने, 5 4 कट गया, बचा क्या 3 और 3/1, यही हमारा लिखा ही है क्वेश्चन, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि m प्लस n p2 इज इक्वल टू 56 और m माइनस n p2 इज इक्वल टू 30। पहली चीज m माइनस n है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, क्योंकि 4 माइनस 4 0 हो गया, और 0 n की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, तो फिर वो पूरा 0 फैक्टोरियल ही नहीं बन जाएगा। यहाँ पे तो फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी है 30, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो ये ऑप्शन कट गया, अब बचा क्या ये, पहले ये देखते हैं फिर ये देखते हैं। देखो 7 और 1, तो 7 प्लस 1 8, तो 8p2 क्या हुआ 8 इंटू कहाँ तक 7, क्योंकि 2 ही ले, तो 7 8 जा 56। नेक्स्ट में देख लेते हैं 7 माइनस 1 क्या हुआ 6p2, क्या हुआ 6 इंटू 5 2 ही लेना 30, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, समझ में आया? ऑप्शन से करना इजी हो जाता है, अगर ऑप्शन आप ओपन करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस क्वेश्चन में तो और बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन सबसे बढ़िया। बगल वाला नहीं हो रहा, ये वाला रखेंगे, लेकिन ऑप्शन से इतना तेज हो पाता है, वैसे नहीं हो सकता बेसिक में, और बेसिक में जरा सी गलती आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, ऑप्शन में हम फटाफट कर सकते हैं, बस ना ध्यान रखना n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वरना फैक्टोरियल ही 0 हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए सी ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 5pr इज इक्वल टू 60, द वैल्यू ऑफ r, ऑप्शन रखो 3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, यही तो 5 4 20 23 या 60, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। ठीक, समझ में आया क्या कर रहे हैं? ऑप्शन बेसिक नहीं करना हमको, बेसिक हमने सीख लिया है, चले आगे करें। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है n1 प्लस n2 p2 इज इक्वल टू 132, n1 माइनस n2 p2 इज इक्वल टू 30, देन
पहली चीज n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये नेगेटिव दिया, तो ये तो कट गया ऑप्शन। अब बचा क्या, ये और ये। देखो दोनों करके देखते हैं। पहली चीज 10 और 2 12 हुआ और 10 माइनस 2 8 हुआ, तो 12p2 जो कि हुआ 12 इंटू 11 हुआ 132। एक में ही ऑप्शन नहीं लगाओगे, दूसरी कंडीशन भी आपको फॉलो करानी है, तभी ऑप्शन आप टिक करना। दूसरी क्या है, 8p2 क्या हुआ 8 इंटू 7, 7 8 जा 56। देखा ऑप्शन नंबर बी से गलत हो गया, तो अब तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट है। एक बार चेक भी कर लेते क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया गया है। पहली चीज 9 प्लस 3 12 और 9 माइनस 3 6, तो 12p2 ये तो हमने पहले ही सेटिस्फाई किया था, 12 इंटू 11 132। ठीक, नेक्स्ट और 6p2, तो 6p2 क्या होगा 6 इंटू 5 30। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पहले जब आया था तो सबने ये क्वेश्चन गलत किया था, तब ये क्वेश्चन आपकी बुक में आया है। क्योंकि इसमें जो गलती है ना वो बहुत रेयर आप फाइंड कर पाएंगे। पहली चीज, चलो पहले आप लोग करेंगे, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड इज, मतलब जो कंप्यूटर वर्ड है वो कैसे रीअरेंज किया जा रहा है वो बताओ। तो पहली चीज 3 3 6 7 8 8 डिजिट है, तो कितना फैक्टोरियल है 8 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल जरा फाइंड करिए कैलकुलेटर में अपना। देखो 8 फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ यही फैक्टोरियल इक्वल। थर्टी 4 20। ठीक हो गया, तो हमारा क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो सबने लगा लिया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लगा लिया, गलत है ये आंसर। ठीक, क्योंकि यहां पर वो सिंपल अरेंजमेंट तो कह रहा है पर उसने एक वर्ड कहा है रीअरेंज। मतलब जब अरेंजमेंट आप कर रहे थे ना वर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर वर्ड भी उसमें आया है। मतलब आपने जब अरेंजमेंट किया है तो ये कंप्यूटर भी तो वर्ड कहीं ना कहीं आया होगा उस अरेंजमेंट में। आखिर आप अरेंज कर रहे हैं तो कभी ना कभी सी ओ के बाद फिर एम फिर पी यू टी ई आर, तो ये अरेंजमेंट भी उस अरेंजमेंट में आ गया है 4320। जबकि कह रहा है इस कंप्यूटर वर्ड को रीअरेंज करना है, तो आप बस यही एक वर्ड से हटा देंगे। तो जब -1 करेंगे तो बचेगा 4390। समझ में आया? बस यही इस क्वेश्चन में एक अलग था कि अगर कंप्यूटर वर्ड को रीअरेंज करना, मतलब ये वर्ड हटा के इस वर्ड से स्टार्टिंग कर लो या तो, पर ये वर्ड नहीं इंक्लूड करना है। तो सिंपल 8 फैक्टोरियल हमने फाइंड किया और सिर्फ यही एक वर्ड हटा दिया, तो हमारे पास आया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपके हिसाब से ये था, ये गलत है। अगर वो सिंपल अरेंजमेंट कहता तब हम ये करते, अगर वो सिंपल ऐसी वर्ड दे देता सी ई टी ई एम पी, तब हमारा अरेंजमेंट होता 8 फैक्टोरियल का। पर जब ये बात होगी तब एक कंप्यूटर वाला अरेंजमेंट हटा देंगे। ठीक, यहाँ पर अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 15 है 16 है और 17 है, ये हमारे क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन वाले हैं। तो ये हम लोग करेंगे जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। ठीक, अब हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 80। ऐसे हमारी पूरी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, 12 स्कूल टीम्स
द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन। तो 3 पोजीशन है, 12 टीम्स है, एक टीम को 2-3 पोजीशन नहीं मिलेगी, तो एक के लिए एक ही। तो हमारे क्या हुआ अरेंजमेंट, 12, 11 और 10। आंसर क्या आया, 1, 3, 2, 0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 19 हो गया है, 20 हो गया है, 21 हो गया है। नाउ जो नेक्स्ट हमारा 22 और 23 है, ये नेक्स्ट जब रिस्ट्रिक्शन वाला पढ़ेंगे तब आएगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, अब हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 और नीचे कौन से क्वेश्चन थे, 22 एंड 23, 22 एंड 23, ये 5 क्वेश्चन रह गए हैं जो अभी मैंने नहीं करवाए, क्योंकि इसके लिए आपको एक नया पढ़ना है, परम्यूटेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस। कल हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट्स और परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद जो होगा आपकी नेक्स्ट बी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक। तो इसके बाद आप अपनी ए एक्सरसाइज को फिर से करने की कोशिश करना, जो ऑप्शन से बताया उनको ऑप्शन से ही करना, और जो जैसे बताया वैसे ही करना, तो प्रैक्टिस से जल्दी हो जाएगा, ठीक। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कर कराएंगे उसके साथ, क्योंकि जब उसकी प्रैक्टिस कराएंगे ना तो ये अपने आप ही हो जाएंगे आपके साथ, ठीक। फिर भी मैं कराऊंगी। तो हमारे कितने क्वेश्चन बचे, 5, और नेक्स्ट एक्सरसाइज कल ही हो सकता है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि परम्यूटेशन रिस्ट्रिक्शन वाला और सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों एक साथ दे दिए जाए। ये हमारे कुछ टॉपिक के इन्होंने दे दिए ए एक्सरसाइज में, जबकि ये पढ़ाया बी एक्सरसाइज में गया, ठीक। तो टेंशन मत लेना, कल हमारा ये 5 क्वेश्चन भी हो जाएंगे और साथ में एक नया टॉपिक भी हो जाएगा, परम्यूटेशंस विद रिस्ट्रिक्शन। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आया, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक। थैंक यू, चलिए बाय बाय।